हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 13 आवर एनवायरनमेंट के PYQs। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको इनके बीच का डिफरेंस बताना है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के। लिस्ट टू इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ दैम ऑन आवर एनवायरनमेंट, और इनके दो इफेक्ट भी बताने हैं जो एनवायरनमेंट पे पड़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल। तो वो सब्सटेंसेस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या हो रहे हैं, ब्रोक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, यानी कि जिसको बैक्टीरिया फंगी क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे एनवायरनमेंट में, जो नष्ट हो जाते हैं टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो सब्सटेंसेस खत्म नहीं होंगे हो जाएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। सब्सटेंसेस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया डिफरेंस। सेकंड, दे कैन बी ईजिली डिकम्पोज। तो बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगी, ईजिली डिकम्पोज हो जाएगी, क्योंकि इनको बैक्टीरिया और फंगी क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे कैन नॉट बी ईजिली डिकम्पोज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तीसरा प्लांट्स, एनिमल एंड देयर वेस्ट, पेपर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लास्टिक, वाटर बॉटल, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब लिस्ट टू इफेक्ट ईच ऑफ दैम ऑन आवर एनवायरनमेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पहला इफेक्ट होगा किसका, बायोडिग्रेडेबल का। डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज इज अकम्पनीड बाय फॉल स्मेल। यानी कि जब बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज होता है, यानी कि जब बैक्टीरिया इसमें इसको डिकम्पोज करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल निकलती है। तो स्मेल निकलेगी तो जो उसके आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे क्या होती है, उसको दिक्कत होती है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकती है, बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती है। तो विच स्प्रेड इन द एनवायरनमेंट एंड अफेक्ट द पीपल नियर बाय एरिया। तो इसमें से जो फॉल स्मेल निकल रही है, तो उससे जो के आसपास रहने वाले हैं वो क्या हो जाते हैं, अफेक्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड, द हीप ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक्ट एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर हाउस फ्लाइज। और जो इसका ढेर हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल का ढेर लग जाता है, उस पर क्या हो जाते हैं, वो इंसेक्ट, हाउस फ्लाइज, तो उनका क्या बन जाते हैं, मतलब उनके ब्रीड होने के लिए प्लेस बन जाता है, यानी उनका पैदा होने के लिए एक जगह बन जाती है। ठीक है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है उनका। ठीक है, तो विच एक्ट एज अ कैरियर फॉर डिसीज़, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, डिसीज़ को फैला देते हैं, क्योंकि हमारे खाने पे आगे बैठेंगे। ठीक है, हाउस फ्लाइज या किसी भी तरह से। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में क्या हो जाएगा, दे कोज सॉइल, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि इजली डिकम्पोज नहीं होता है, तो ये क्या करेगा, एयर पॉल्यूशन भी करेगा, वाटर पॉल्यूशन भी करेगा, और सॉइल पॉल्यूशन भी करेगा। अगर आप इसको दबाओगे तब सॉइल पॉल्यूशन करेगा, जलाओगे तो एयर पॉल्यूशन करेगा, वाटर में डालोगे तो वाटर पॉल्यूशन करेगा, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होता, ये लॉन्ग टाइम तक रहता ही है एनवायरनमेंट में। ठीक है, सेकंड, दे प्रोड्यूस बायोमैग्निफिकेशन इन द फूड चेन। और ये क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन भी फूड चेन के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब केमिकल जो होते हैं वो हमारे फूड लेवल्स, यानी कि जो टॉपिक लेवल्स है उनमें क्या करेगा, उनके एक्यूमुलेशन को बढ़ाएगा हर एक लेवल में केमिकल्स को। ठीक है, जैसे ग्रास है, ग्रास में हम क्या डालते हैं, पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसको कौन खाएंगे हम, यानी कि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनमें हम डालते हैं ना दवाइयाँ, तो उनमें कुछ दवाइयाँ डलेगी, उसको हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, यानी कि इस तरह से टॉपिक लेवल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। स्टेट वन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर, हाउ इज इट फॉर्म्ड देयर। तो एक तो इसका फंक्शन बताना है ओजोन लेयर का, एटमोसफेयर के अंदर क्या है। सेकंड, ये कैसे बनती है ये बताना है। और विच कंपाउंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, और ये किस तरह से मतलब कौन सा कंपाउंड है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। हाउ डू दिस कंपाउंड एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर, और किस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करता है, ये भी इसमें आपको बताना है, यानी पूरा का पूरा आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो ये है आपका हाउ ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। ये आपका NCERT में पेज नंबर 260 पर है। ठीक है, तो ओजोन O3 इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या है, O3 है, यानी कि क्या है, एक मॉलिक्यूल है जो कैसे बनता है, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है, उसे बोलते हैं O3। यानी कि वाइल O2 विच वी नॉर्मली रेफर टू एज ऑक्सीजन। तो O2 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन,
और O3 को बोलते हैं ओजोन। इज एसेंशियल फॉर और एरोबिक फॉर्म ऑफ लाइफ, और ये सब के लिए हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, एसेंशियल होता है सभी लिविंग थिंग के लिए। ओजोन इज डेडली पॉइजन, लेकिन ओजोन क्या है, बहुत ही डेडली पॉइजन है। हाउएवर एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर ओजोन परफॉर्म एन एसेंशियल फंक्शन। तो ओजोन जो है वैसे तो पॉइजन है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एसेंशियल फंक्शन है जो परफॉर्म करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो ये क्या करती है, जो ओजोन है, ठीक है, जो ओजोन के मॉलिक्यूल है क्या करती है, हमारी अर्थ सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है जो सन से निकलती है, ठीक है। और दिस रेडिएशन इज़ हाईली डैमेजिंग टू ऑर्गेनिज्म, और ये जो रेडिएशन निकल रही है बहुत ही ज़्यादा क्या करती है, ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल इट इज़ नॉन टू कॉज स्किन कैंसर इन ह्यूमन बीइंग। तो अगर ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है तो इसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल। तो ओजोन किस तरह से बनती है एटमॉस्फेयर के अंदर, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है क्या है, ऑक्सीजन को के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। द हायर एनर्जी यूवी रेडिएशन स्प्लिट अप अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 इंटू फ्री ऑक्सीजन एटम। तो जो ये O2 है इसको क्या कर देगी, अलग अलग कर देगी, यानी कि दो एटम्स है ऑक्सीजन के, और जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इस पर पड़ेगी और इन दोनों मॉलिक्यूल को तोड़ देगी, यानी कि इस मॉलिक्यूल को तोड़ देगी और अलग अलग कर देगी, यानी कि O+O हो जाएगा। और फिर जब ये एक एटम है ऑक्सीजन का तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलेगा और क्या बन जाएगी, O3। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो स्प्लिट अपार्ट सम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम, दिस एटम देन कंबाइन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो जो फ्री एटम है, ऑक्सीजन एटम है, किसके साथ कंबाइन करेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना देगा, ओजोन। ये है फॉर्मेशन। ये यानी कि आपको उस क्वेश्चन में पूरा पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। अब आ जाएगा द अमाउंट ऑफ जो ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980, ठीक है। तो जो ओजोन का जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ही क्या हो रहा है, घटता जा रहा है 1980 से बहुत शार्पली घटा है, ठीक है। दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC विच आर यूज एज रेफ्रिजरेंट एंड इन द फायर एक्सटिंग्विशर। तो उसका जो मेन कारण है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर जो है क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है, ठीक है, डिप्लीशन हो रहा है जिसमें, ठीक है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वो कंपाउंड पूछे थे ना, कौन सा कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल है, तो इसमें क्या आ जाएगा, CFC, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, रेफ्रिजरेंट से निकलता है और फायर एक्सटिंग्विशर से निकलता है, ठीक है। 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, यूनेप सक्सीडिंग फॉर एन एग्रीमेंट टू फ्री CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल। ये मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी या प्रोग्राम था, ये चला था, ठीक है। इसमें तो इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, इसको ये जो CFC है इसको बंद कराया था कि ये CFC यूज़ नहीं होगा किसी भी चीज़ में, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ नहीं करेंगे। इट इज़ नाउ मैंडेटरी फॉर द ऑल द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मेक CFC फ्री रेफ्रिजरेटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इसलिए अब ये मैंडेटरी हो गए, जितने भी रेफ्रिजरेटर हमारे बन रहे हैं वो क्या है, CFC फ्री होंगे, यानी कि उसमें CFC यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोज एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ऑटोट्रॉप्स बताने हैं, हेटरोट्रॉप्स बताने हैं, डिकम्पोजर बताने क्या होता है। तो ऑटोट्रॉप्स तो होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, और डिकम्पोजर वो होते हैं जो इनको ख़त्म करते हैं, ठीक है, यानी कि डिकम्पोज करते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिक दैट कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर अंडर द एक्शन ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स वो है जो अपना खाना खुद बनाएंगे, और किससे बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे, वाटर को यूज़ करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट को यूज़ करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इन्हें हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। और एग्जांपल क्या हो जाए इसके, सारे ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। अब इसके बाद है हेटरोट्रॉप्स क्या हो गए, दूसरों पे डिपेंड हो गए, यानी कि किस पे डिपेंड है, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स तो बना रहे खाना और हम खा रहे हैं, ठीक है, उसको खा रहे हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते लेकिन दूसरों पे डिपेंड हो गया। और एग्जांपल क्या हो जाएगी, ऑल एनिमल्स, क्योंकि खाना खुद नहीं बनाते, क्या खाते हैं, दूसरों को खाते हैं, ठीक है। सेकेंड, डिकम्पोजर आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिकम्पोज द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, किसको, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं, डेड
प्लांट्स में और एनिमल्स में, ठीक है। जैसे कोई जानवर मर गया है या प्लांट्स ख़राब हो गया तो उसमें से क्या आने लगती है, स्मेल सी आने लगती है, फूल सी, तो वो क्यों आती है, इन्हीं ऑर्गेनिज्म की वजह से, क्योंकि उसमें वो बन जाते हैं, यानी आ जाते हैं, हो जाते हैं पैदा, तो फिर उसको धीरे धीरे एनवायरनमेंट उसको डिकम्पोज ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल क्या हो जाएगी इसमें, बैक्टीरिया, फंगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपेयर what will happen if the number of carnivores decrease in an ecosystem। तो कह रहे अगर इकोसिस्टम में से हम डिकम्पोजर को कार्निवोर्स को हटा दे तो क्या होगा। तो क्या होगा, अगर कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। अगर हम कार्निवोर्स को हटा देंगे तो क्या होगा, द पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोर्स विल इंक्रीज बियॉन्ड कंट्रोल। तो जो पॉपुलेशन है हार्बीवोर्स की वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि ये तो घास होता है, ठीक है, घास को कौन खाता है, डियर, और डियर को कौन खाता है, टाइगर, लायन, ठीक है। ये क्या है, कार्निवोर्स है। अगर हम कार्निवोर्स को हटा देंगे यानी कि ख़त्म हो जाएगा कार्निवोर्स, तो इनको खाने के लिए वाला कोई नहीं बचेगा, और इनको खाने वाला कोई नहीं बचेगा तो हार्बीवोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इस घास को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मतलब कहीं पे भी कुछ ग्रीन प्लांट छोड़ने के नहीं, सबको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये बैड इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, जो हार्बीवोर्स है उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये लिखा है पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवोर विल इंक्रीज बियॉन्ड कंट्रोल, ठीक है। सेकंड, ऑटोट्रोफ विल डिसअपेयर फ्रॉम अर्थ ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग डन बाय हार्बीवोर। तो जो ऑटोट्रोफ्स है ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे, ऑटोट्रोफ्स यही तो है ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट तो ख़त्म ही हो जाएंगे क्योंकि इनको सब खा जाएंगे, ठीक है। बोथ दिस फैक्टर में डिस्टर्ब फूड चेन दस अफेक्टिंग द इकोसिस्टम। तो दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, इसको इफेक्ट कर रहे हैं, फूड चेन को, तो क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं। कंपेयर द एडवांटेज ऑफ क्लॉथ बैग्स ओवर पॉलीथीन बैग्स। तो आपकी कंपेयर करना है क्लॉथ बैग्स और पॉलीथीन बैग्स को, ठीक है। तो क्लॉथ बैग्स बीइंग बायोडिग्रेडेबल आर ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। तो क्लॉथ बैग्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, किसके द्वारा, कौन करेगा इसको, बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट। वेयर एज पॉलीथीन बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टाइम एंड कॉजिंग हार्म टू द इकोसिस्टम। और जो ये है पॉलीथीन बैग है, ये क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो एनवायरनमेंट में ज़्यादा टाइम तक रहेगा और हमारे एनवायरनमेंट को क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा, ठीक है। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है। तो ये आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 256 पे, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। तो सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, किसमें, एक एरिया में एक साथ विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ, तो उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी कि एक सिस्टम है, उसके अंदर लिविंग थिंग्स भी है और नॉन लिविंग थिंग्स भी है, तो इकट्ठा हम क्या बोलेंगे इसको, इकोसिस्टम्स। तो इसकी ये डेफिनेशन आप यहाँ से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, मेंशन द 2 वेज मेक आवर एनवायरनमेंट क्लीन ऑफ गार्बेज। यानी कि हम अपने एनवायरनमेंट से गार्बेज को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, 2 वेज, रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहला काम तो है कि आप प्लास्टिक को यूज़ करना कम कर देंगे, ठीक है। सेकंड, रिसाइकलिंग वेस्ट पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल, अदर मेटल आइटम। और जो हमारे घर में वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकलिंग करेंगे, यानी कि उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो भी यूज़ होने लायक है। तो ये 2 हो जाएंगे मेथड, रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक और रिसाइकिल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द एनर्जी अवेलेबल इन फाइटोप्लैंक्टन इज 10,000 किलोजूल, हाउ मच एनर्जी वुड बी शार्क गेट ऑन कंज्यूमिंग दैम। ये कह रही जो फाइटोप्लैंक्टन है, यानी कि जिनको शार्क खाती है, जो उसके अंदर होते हैं छोटे छोटे से क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इनको कौन खाती है, शार्क, ठीक है। तो शार्क में कितनी एनर्जी जाएगी, अगर इनके पास 10,000 है किलो जूल एनर्जी है, तो शार्क के पास कितनी एनर्जी जाएगी इसकी, तो कितनी जाती है, 10% जो भी एनर्जी होती है। तो 10% किसका निकाल लेंगे, 10,000 का, तो ये कितना आ जाएगा, 10/100 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, यानी कि 100 किलो जूल एनर्जी जाएगी शार्क के पास, ठीक है।
तो आपको याद रखना है कि जो नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाती है वो 10% जाती है एनर्जी पिछले वाले की, फिर उससे अगले वाले में 10% इस वाली की, ठीक है। तो इस तरह से चलता है, हर उसमें कट जाती है, 90% ख़त्म हो जाती है, सिर्फ 10% बचती है। 9 एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी कैन बी अवॉइडेड। कह रहे जो केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, यानी कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, जिस तरह भी जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं और इसको हम कैसे बच सकते हैं, इसे बताना है आपको। तो किस तरह से हम इसको अचीव कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, जो भी हम वेजिटेबल या फ्रूट्स खरीद के ला रहे हैं मार्केट को, उनको अच्छे से धोएंगे, ठीक है। तो पहले तो काम यही है, अगर आपको उसके ऊपर भी केमिकल छिड़का हुआ होता है तो उसको हटाना है तो अच्छे से धो दो। तो वॉशिंग वाटर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रॉपरली विद वाटर, पहला काम तो हम ये करेंगे। सोक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन साल्ट वाटर फॉर फ्यू मिनट बिफोर कुकिंग। और जो भी आपका वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, तो खाने से पहले या बनाने से पहले हम क्या करेंगे, उनको नमक के पानी में डुबो देंगे थोड़ी टाइम के लिए, 2-4 मिनट के लिए, जितने भी फ्यू मिनट्स के लिए, ठीक है। थर्ड, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस शुड बी यूज़ फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को हम यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक मतलब कि जो हमारी फार्मिंग है वहाँ पे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करेंगे, मतलब केमिकल को अगर हम कम यूज़ करेंगे तो ये भी एक तरह से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ठीक हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ, टू मिनिमाइज यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, ये बता दिया है आपको, ठीक है। राइट एनी टू कॉन्सिक्वेंसेज इफ डिकम्पोजर्स आर रिमूव फ्रॉम द इकोसिस्टम। तो 2 कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं अगर हमारा नंबर 10 है, राइट एंड टू कॉन्सिक्वेंसेज इफ डिकम्पोजर आर रिमूव फ्रॉम द इकोसिस्टम। ये कह रहे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो गए अगर डिकम्पोजर को ही हम इकोसिस्टम से हटा देंगे। तो क्या होगा, जो डेड ऑर्गेनिज्म विल पाइल अप, यानी कि जो डिकम्पोजर है उनका काम क्या होता है, जो डेड ऑर्गेनिज्म पड़े हैं उनको ख़त्म करना। अगर यही नहीं होगा, डिकम्पोजर ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, जो डेड ऑर्गेनिज्म है इनका क्या हो जाएगा, ढेर लग जाएगा, और ढेर लग जाएगा तो उससे तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला डेड ऑर्गेनिज्म विल पाइल अप, सेकेंड देयर विल बी नो रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल। तो यहाँ से क्या होगा, सॉइल को बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा ना, क्योंकि एक तरह से क्या होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी ये बढ़ाते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ से सब चीज़ें जो है इसको हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अगर समझ में आ रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं 9th क्लास की साइंस स्टार्ट करेंगे या देखते क्या करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और 10th की साइंस और मैथ कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है सर। तो